वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। मैं कल्पेश आज आप सबके लिए ऑप्टिक्स में आगे का पार्ट लेकर आ रहा हूं, जो कि आज हमारा कहां से स्टार्ट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो आज हम देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, क्योंकि ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। ऑप्टिक्स में अब और कुछ भी बचा रह जाएगा, आज हम कवर करेंगे बाकी चीज़ें, और कल हम ह्यूमन आईज जो है उसको कवर करेंगे। तो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वेयर सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है वो तो हमने आपको बता रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नेचर किस पे डिपेंड करता है, वो दोनों मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो कितने डेंस हैं, उनकी जो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट रे पे डिपेंड करता है, और एंड टेम्परेचर ऑफ टू मीडियम्स, और उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अपवर्तनांक किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर पे, दोनों मीडियम्स के नेचर पे, लाइट रे के कलर पे, और टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज। टेम्परेचर जब बढ़ता जाता है तो अपवर्तनांक क्या है, वो घटता जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है, अपवर्तनांक क्या है, टेम्परेचर घटता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो घटता है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ऑल मीडियम्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एयर। सबसे मेन पॉइंट यही है कि सभी जो मीडियम्स होते हैं, चाहे वाटर हो, ऑयल हो, और भी जो हमारे मीडियम हमारे सराउंडिंग्स में दिखाई देते हैं, उन सब का जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं। एयर को हम क्या मानते हैं, यूनिट क्वांटिटी मानते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम मेज़र करते हैं। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस एलिमेंट का होता है, तो वो होता है डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है। इफ़ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम, अगर लाइट रे वैक्यूम से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्योंकि क्या होता है, जब वो वैक्यूम से आएगी तो वहाँ पे नो एयर रेजिस्टेंस रहेगा, तो जो 1μ2 होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो वो क्या होता है, लाइट इन फर्स्ट मीडियम ऑफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो आप क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट मीडियम में लेमडा बटे सेकेंड मीडियम में जो लेमडा होता है, वेवलेंथ होती है, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ग्लास के लिए क्या होता है, ग्लास अपॉन वाटर के लिए क्या हमारा हो जाता है, WμG इज इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट में जो है ग्लास का, और ए के रिस्पेक्ट में वाटर का। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, जैसे आपको दो मीडियम दिए हैं, उनके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो जो पहले दिया है वो हो जाएगा, जो नीचे दिया है वो हो जाएगा AμG, मतलब कि ग्लास के रिस्पेक्ट में अपॉन वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का पूछे तो आप क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में जिसका पूछा है वहाँ पे आप कर देंगे एयर के रिस्पेक्ट में अपॉन एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला।
अब रिफ्रैक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे किस तरीके से होता है, अपवर्तन किस तरीके से होता है, हम उसको देखेंगे और उसका फॉर्मूला देखेंगे। When a light ray enters in a glass slab, जब कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब में इंटर करती है, किसी मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, लाइट रे ऐसे इंटर की, इतना मोटा कांच का टुकड़ा है, लाइट रे इंटर की, When the emergent ray is parallel to the incident ray, ये यहाँ से इंटर की, आप देख सकते हैं इतना मोटा मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, कोई लाइट रे आई यहाँ से इंटर की, तो एयर से आ रही है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, वो यहाँ से ऐसे हो गई। अब फिर जब निकलेगी तो ये ऐसे निकलेगी, तो ये दोनों लाइन जो होंगी, ये और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल होंगी, ये हमें बताया गया है इसमें। किसी जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में इंटर करेगी तो हमारा क्या होगा, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इट इज शिफ्टेड साइडवर्ड। आप देख सकते हैं जैसा कि कांच के टुकड़े में आपने देखा, ऐसे लाइट आई, ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ऐसे गई, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल आपको दिख रही हैं। ये मान लीजिए आपकी ए हो गई, ये ए डैश, ए पैरेलल टू ए डैश, बट यहाँ पे आप देखेंगे पैरेलल तो है बट कोलिनियर नहीं। कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन में, तो दिस इज नॉट अ कोलिनियर लाइन बट दे आर अ पैरेलल लाइन। तो आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल होती हैं लेकिन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती हैं, साइड में थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती हैं। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ट्वाइस, फर्स्ट व्हेन रे इंटर ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर एंड सेकेंड व्हेन एग्जिट फ्रॉम ग्लास स्लैब। आप देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, पहले ये आई तो एयर से जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, तो जब रिफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ तक आई, फिर यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, फिर ये रिफ्रैक्शन होगा रेयरर से डेंसर से रेयरर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल बना, एक नॉर्मल यहाँ पे बना, तो दोनों नॉर्मल में जब रेयरर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और अभिलंब की तरफ बेंड हो गई। और जब डेंसर से रेयरर में आप देख रहे जा रहे, फिर एयर में वो जा रही है, तो अवे द नॉर्मल हो जाएगा, अवे द नॉर्मल बेंड होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला हम देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ये यहाँ से बेंड हुई, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो लाइन है, अब ये कितना, इसके जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला, इसको हम मान लीजिए ए मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इसका डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी इज इक्वल टू टी 1 माइनस कॉस आई, कॉस आई मतलब कोसाइन ऑफ द इंसिडेंट रे, म्यू मतलब यहाँ पे हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जो आपने ग्लास लिया है या वाटर लिया है, और फिर साइन स्क्वायर आई, इंसिडेंट रे का साइन, और इनटू साइन आई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, इंसिडेंट रे डी इज इक्वल टू टी, टी क्या हो जाता है, मोटाई, कांच की मोटाई, जो आपने ग्लास ले लिया वो कितना मोटा है, टी वो होता है, डी तो हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कितना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ, और आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, म्यू क्या होता है यहाँ पे, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे ये आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर भी यहाँ पे आपको बनी हुई दिख रही है, तो ये कितना शिफ्ट हुआ वही हमें यहाँ पे मेजर करना है, ये हो गया आपका डी। तो इंसिडेंट रे, फिर वो वहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे इमर्जेंट रे आपको देखने को मिली, तो ये एयर है और ये क्या है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब जो है एयर से ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं इसका ई जो है एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके बाद हमारा क्या आता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, क्रांति कोण, क्रांति ला देता है, जो आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्रांति ला दे, आपको जो लाइट रे में क्रांति ला दे, सारी लाइट रे अपने क्रांति, अपने जोश के साथ एकदम बेंड होती हैं, वो उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, किसी की नहीं सुनती हैं।
तो हम देखते हैं क्या होता है क्रिटिकल एंगल। व्हेन अ लाइट रे गोज टू रेयरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, देन एज वी increase the angle of incidence, angle of refraction also increases, so the angle of incidence for which the angle of refraction become 90 degree is called critical angle। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। ये एक ही कंडीशन में होता है, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है, रेयरर से डेंसर में जाती है। नहीं सॉरी, ये यहाँ पे हमने आपको गलत कर दिया। जब लाइट रे कहाँ जाती है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो अबे टू द नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल हो गया। ये लाइट रे आई इंसिडेंट रे, ये आपको इंसिडेंट रे दिख रही है। उसके बाद जब ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी तो ये कुछ दूर जाएगी, तो यही ऐसा एंगल जहाँ पे ये इस 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना ले आप। ऐसा मान लीजिए ये पहले तो यहाँ से आई तो आपने देखा कि ये इतना बेंड हुई, और उसके बाद आपने फिर लाइट रे यहाँ से भेज दीजिए तो आप देखेंगे ये ऐसे जाएगी। ये मान लीजिए I1, ये I1, ये I2, तो ये जाएगा R1 R2। तो और उसके बाद तीसरी लाइन आप यहाँ से भेजिए और ये यहाँ से निकल जाए तो ये कितना हो गया हमारा R हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तो इस जो ये वाला एंगल है इंसिडेंट, ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। तो व्हेन अ लाइट रे गोज टू रेयरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो उसका जो क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंगल वो इंक्रीज होता है, और इंसिडेंस एंगल क्या होता है, वो कम होता जाता है। तो वो ऐसा इंसिडेंस एंगल जहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। और यही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। वहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जब हो जाता है तो हम देखते हैं वहाँ पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, मतलब कि रेयरर मीडियम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो C इज इक्वल टू हमारा जो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाता है, साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, या 1 अपॉन म्यू आर डी, या फिर साइन इनवर्स डी म्यू आर म्यू डी को क्या लिख सकते हैं, डी म्यू आर, 1 अपॉन आर म्यू डी इज इक्वल टू डी म्यू आर। उसके बाद हम चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमारे जनरल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आप रेनबो देखते हैं, वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। आप देखते हैं शाम या सुबह के समय सन जो है राइज और सेट होने के बाद भी हमें थोड़ी देर बाद तक दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो पहले देखते हैं क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, किसी भी डेंसर मीडियम का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जब हो जाता है, देन रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट रेयरर मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देखते हैं डेंसर मीडियम, मान लीजिए कि ये आपका डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और ये नॉर्मल हो गया। लाइट रे ऐसे आई और यहाँ से ये इसका क्रिटिकल एंगल हो गया, मतलब कि ये 90 डिग्री पे बेंड हो गई, तो ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। तो ये जो एंगल बना ये क्रिटिकल एंगल। अब आप लाइट रे यहाँ से भेजेंगे तो ये क्या होगी, इसी फिर मीडियम में आपको रिफ्लेक्ट होकर देखने को मिलेंगी। तो इसी एंगल को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, लाइट रे शुड गो टू रेयरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम। लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जानी चाहिए, ये तो मस्ट है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, नहीं तो आपको लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में नहीं जाएगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्रिटिकल एंगल ही नहीं बनेगा, तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। और अगर वही एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि परावर्तित ना होकर के अपवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो फर्स्ट है रेयरर से डेंसर में जानी चाहिए, एंड सेकेंड दैट इज आपको क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कुछ फिनोमिना है, सम फिनोमिना बेस्ड ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप देखते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल, यहाँ पे आपको ये सब याद करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द कॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डायमंड का चमकना जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण होता है, क्योंकि डायमंड के अंदर जब लाइट रे इंटर करती है तो उसके अंदर ऐसा शेप बनाया जाता है उसका कि वो जो है वहाँ पे TIR होता रहता है, तो जितना ज़्यादा TIR होता है वो डायमंड उतना ज़्यादा ब्राइट करता है, चमकता है। A fish inside the water cannot see the entire surface, it see only a circular path of radius r of light। तो आप देख सकते हैं जो फिश होती है पानी के अंदर उसे हम पूरे सरफेस पे नहीं देख सकते हैं, केवल कुछ सर्कुलर पाथ पे देख सकते हैं। दिस इज आल्सो रीजन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहाँ पे जो उसकी रेडियस का फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं, जो उसकी हाइट हमें लगती है, जो उसकी एक्चुअल हाइट है अपॉन क्या हो सकता है R इज इक्वल टू H अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। तो यहाँ पे हमारी रेडियस जो सर्कुलर पाथ बनता है उसकी रेडियस आ जाती है। आप डेजर्ट्स में भी देख सकते हैं जो मिराज बनता है, मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, आपको दूर से ही लगता है, आप हाईवे पे भी जाते होंगे आपको देखने को मिलता है मिराज, लगता है दूर पे कहीं पानी है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होता है। उसका नाम मिराज क्यों पड़ा, क्योंकि मिराज मतलब हिरन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हिरन जो है पानी के लिए दौड़ के जाता है और देखता है वहाँ पानी ही नहीं, तो उसको जो है कन्फ्यूजन होती है। ये किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। द एयर बबल्स इन ग्लास पेपर वेट अपीयर सिल्वरी वाइट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट जो है टेस्ट ट्यूब ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइडर डिप्ड इन वाटर फ्रॉम आउटसाइड अपीयर सिल्वरी वाइट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और 6 पॉइंट जो है ये आपको याद करना है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका क्रिटिकल एंगल भी बढ़ता जाता है, अगर वो 30 है तो 40 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतहों से जो है अपवर्तन, गोलीय सतहों से अपवर्तन। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेस, मिरर नहीं सरफेस। ये दो टाइप्स के सरफेस होते हैं, हमने आपको मिरर में भी बताया था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। एक तो जो ऐसे होते हैं और एक जो है ऐसे होते हैं। उसके बाद फॉर बोथ सरफेस रिफ्रैक्शन फार्मूला इज गिवन बाई, दोनों सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1μ2 अपॉन v, मतलब वेलोसिटी -1 अपॉन वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज, -1 अपॉन u इज इक्वल टू 1μ2 -1 अपॉन r। यहाँ पे ये होता है इसका फॉर्मूला। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, 1μ2 को क्या कर सकते हैं, μ2 अपॉन μ1। तो 1μ2 और इसको जब μ1 और μ2 के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। क्योंकि जब आप यहाँ पे μ2 अपॉन μ1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, यहाँ पे क्या हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1। तो यहाँ पे ये μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और यहाँ पे भी वही हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1। तो यहाँ पे μ1 से μ1 कट जाएगा, तो आप देखेंगे कि हमारा फार्मूला ये आएगा।
ये फार्मूला मस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे। उसके बाद लेंसेज की तरफ चलते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस होता है अ लेंस इज अ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। दो गोलीय सतहों से जो बना होता है, वहाँ पे वन जो होता है वो प्लेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस, या तो कई टाइप्स के हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसका नाम भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे कि कॉन्वेक्स और कन्वर्जेंट लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस, और कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी लेंस। कन्वर्जेंट मीन्स जो लाइट रे को कन्वर्ज करती हो, ऐसे कन्वर्ज करती हो, ये क्या होता है? कन्वर्जेंट लेंस। ये किस टाइप के हो सकते हैं? आप देख सकते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस इसको कहते हैं, ये देखिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे एक सरफेस आपका प्लेन, एक कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, आप देख सकते हैं, एक तो जो है कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इफ द प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज पॉलिश देन इट बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। अगर इसको हम पॉलिश कर देते हैं तो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा, और फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। इसकी फोकल लेंथ जो है वो, जो उसकी इनिशियल वैल्यू है उसकी आधी हो जाएगी। अब कॉनकेव भी तीन टाइप के होंगे फिर, तो उसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। वो लाइट रे को क्या करती है? डाइवर्ज करती है, ऐसे इसको डाइवर्ज करती है, फैला देती है, तो इसे डाइवर्जेंट लेंस मतलब अपसारी लेंस कहते हैं। द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू हॉलो सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। आप देख सकते हैं डबल कॉनकेव लेंस क्या होता है? जिसमें दो कॉनकेव सरफेस लगी हो, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब इसके बाद जो सम डिफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड जो डिफिनेशंस है वो तो आपको अच्छे से पता होंगी, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे मिरर। तो कुछ चीज़ें तो सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें अलग से मिलती हैं, तो उसको हम देखते हैं कि अलग से क्या। ऑप्टिकल सेंटर, वहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर की जगह क्या हुआ करता था? पोल हुआ करता था। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो ये क्या होता है? द सेंटर ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का सेंटर है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, जो उसका सेंटर हमें देखने को मिलता है वो होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर। द ऑप्टिकल सेंटर इज पॉइंट विद इन और आउटसाइड द लेंस डायरेक्टेड टू विच इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ। जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है, वहाँ से आप देखते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई। किसी भी लेंस की आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे दो सरफेस लगे होते हैं ना, आप देख सकते हैं दो सरफेस होता है, इसका जो होगा यहाँ पे कहीं होगा और इसका जो होगा यहाँ पे कहीं होगा, तो इसके दो फोकाई होते हैं। तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस किसको लेंगे वो देखते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस द रे स्टार्टिंग फ्रॉम आर डायरेक्टेड टू विच बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। आप देख सकते हैं F1 क्या है? जहाँ से लाइट रे या तो स्टार्ट हो रही है, या तो जहाँ पे जाके सारी लाइट रे मिलती हुई दिख रही है, जहाँ पे सारी लाइटें मिलती हुई दिखती है, या तो जहाँ से स्टार्ट होती है रियल में, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। और दूसरा क्या है? जहाँ पे लाइट रे आके मिलती हैं सारी, या जहाँ से जाती हुई दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। बोथ द फोकाई ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर रियल व्हाइल दैट ऑफ कॉनकेव लेंस आर वर्चुअल। कॉन्वेक्स लेंस की दोनों फोकाई रियल होती है, लेकिन कॉनकेव लेंस की जो होती है वो वर्चुअल होती है, आभासी होती है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है?
center of curvature, the center of two imaginary spheres of which the lens is a part are called center of curvature of the lens। आप ये भी देख सकते हैं, ये दोनों होता है, दोनों, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं मिलेगा, इसका यहाँ कहीं मिलेगा, तो दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हो जाता है C1 C2 हो जाता है। जो F1 की तरफ होगा वो C1, जो F2 की तरफ होगा वो C2। और रेडियाई क्या हो जाता है, तो वही C1 से सेंटर का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या कह देते हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, उसे कह देते हैं त्रिज्या। अब देख सकते हैं आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंसों के द्वारा। तो इमेज फॉर्मेशन एज अ सेम होता है जैसे कि आपको मिरर में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या उल्टा देखने को मिलता है। जो वहाँ पे कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन थी, यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन देखने को मिलेंगी। वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में जो है 2 कंडीशन थी, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में आपको 2 कंडीशन देखने को मिलेंगी कि पोजीशन उसकी कहाँ कहाँ होगी। अब आप देख सकते हैं कि आप पहले देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसकी 6 कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। तो आपने मिरर में पढ़ा था, पहली कंडीशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी, आप ये फिगर में देखेंगे इन्फिनिटिव से लाइट पैरेलल आएंगी, तो कहाँ पे, ये तो रूल हमने बताया था आपको कि फोकस पे सारी लाइटें कन्वर्ज होंगी। तो एट F2 पे जब होंगी तो ये बहुत छोटा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, सारी लाइटें जो हैं F2 पे बनेंगी, इसका जो पोजीशन है वो F2 पे हो जाएगा। तो इसका नेचर और ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब 2F1 और 2F1 को क्या कहते हैं, सेंटर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 उसे कहते हैं 2F1। तो यहाँ पे 2F1 क्या हो जाएगा, जब इन्फिनिटिव और 2F1 के बीच में हो, बियॉन्ड 2F1 मतलब कि इन्फिनिटिव और 2F1 के बीच में हो। तो आप देख सकते हैं कि पहली लाइट जो पैरेलल जाएगी वो F2 पे मीट करेगी, पैरेलल जाएगी वो F2 से होती हुई जाएगी, और जो लाइट आप C से ले जाएंगे वो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन कहाँ पे होता है, F2 और 2F2 के बीच में होता है। ये भी जो है ऑब्जेक्ट से छोटा इसका इमेज होता है और रियल और इन्वर्टेड होता है। थर्ड कंडीशन कौन सी हो जाएगी फिर, वहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था, यहाँ पे किस पे बनेगा, यहाँ पे 2F1 पे बनेगा, 2F1 पे बनेगा। वहाँ पे जो इमेज बनती थी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए 2F2 पे आ जाएगी, साइज सेम हो जाएगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब F1 और 2F1 के बीच में होगी तो उसका पोजीशन 2F2 पे हो जाएगा, बियॉन्ड 2F2 मतलब कि 2F2 के बाद में हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका फिगर गलत बना हुआ है, यहाँ पे जब बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में होगी, आपको मैं बना देता हूँ फिगर। यहाँ पे तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये 2F1 और ये हो गया F1। तो ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पे है, और ये हो गया आपका F2, ये हो गया 2F2। तो यहाँ से पैरेलल लाइट जो जाएगी वो F2 से होते हुए जाएगी, और एक जो C से होके जाएगी वो आपकी सीधी निकल जाएगी, और कहाँ पे जाके मीट करेगी, जब F1 और 2F1 के बीच में है तो ये कहीं पे इन्फिनिटिव और 2F2 के बीच में मीट करेगी। ये आपका फिगर होगा। ये आपका फिगर गलत बना हुआ है, आप इसको नहीं बनाएंगे। तो आपकी जो नेचर क्या हो जाएगा, साइज मैग्नीफाइड हो जाएगी, नेचर रियल और इन्वर्टेड। और जब यही आके F1 पे बन जाएगा, जब F1 पे बन जाएगा तो लाइट रे आप देख सकते हैं पैरेलली निकल जाएंगी, तो वो इसकी हाईली मैग्नीफाइड और इन्फिनिटिव पे बनेगी। अब 6th कंडीशन जो है वो आपकी जैसे वहाँ पे थी आपकी रियल और वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी, यहाँ पे जो है यहाँ भी वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी।
क्योंकि आप देख सकते हैं लाइट रे आगे नहीं मीट करेगी, पीछे आप बढ़ाएंगे तो मीट करेगी। तो ये F1 और C के बीच में, मतलब कि प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में जब आप देखेंगे तो साइज तो मैग्नीफाइड होता है लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और जो है ये मतलब कि बिहाइंड द लेंस बनता है, इधर साइड ही बनता है जिस साइड आप ऑब्जेक्ट को रखे हुए होते हैं। अब कॉनकेव लेंस के लिए आपको दो ही कंडीशन होती है। वो कौन सी होती हैं? जब आप इन्फिनिटी पे रखे हों, इन्फिनिटी पे रखे होते हैं तो वो F1 पर बनती है, वो बहुत छोटी होती है वर्चुअल और एट फाइनाइट डिस्टेंस मतलब आप कहीं पे भी रखे होते हैं तो वो कहाँ पे बनती है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज एन ऑब्जेक्ट। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनती है और सेम साइज ऑफ द लेंस एज एन ऑब्जेक्ट। साइज भी उसका छोटा, मतलब वो साइज तो छोटा होता है और वो क्या बनती है? सीधी बनती है, और वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधी और आभासी बनती है। तो आपका डिफरेंस क्या हो गया? जो उसमें 6th कंडीशन थी आपकी कॉन्वेक्स लेंस में, वहाँ पे 6th कंडीशन क्या थी? वर्चुअल और इरेक्ट तो बनती थी लेकिन वो मैग्नीफाइड बनती थी, यहाँ पे डायमिनिश्ड बनेगी मतलब छोटी बनेगी। अब इसके बाद हमारा क्या है? फॉर्मूला है रिलेटेड लेंस, फॉर्मूला रिलेटेड लेंस। तो लेंस से रिलेटेड फार्मूले कौन कौन से हैं हम उसको देखते हैं। पहला तो जैसे वहाँ पे हमारा मिरर फार्मूला क्या था? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था। तो इसमें क्या हो जाता है लेंस के लिए? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इमेज डिस्टेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/f इन मीटर में। अब जब देखेंगे तो 1/f, वहाँ पे भी वही था, सेम होता है। और सेंटीमीटर में देखेंगे तो 100/f, सेंटीमीटर में 100/f और मीटर में 1/f। इसकी यूनिट क्या होती है? डायरेक्टर होती है। प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस की जो पावर होती है वो क्या होती है? 0 होती है। वो हमने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटिव हो जाती है। न्यूटन का क्या फार्मूला होता है? न्यूटन का फार्मूला है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेकेंड फोकस जो होता है, आप f का वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। f इज इक्वल टू a1 इंटू a2। अगर a1 जो पहले फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से और a2 सेकेंड फोकस की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से, तो वहाँ पे जब आप उसका f स्क्वायर इज इक्वल टू a1 a2 कर देंगे तो आपको फोकस का फॉर्मूला मिल जाएगा, फोकस की वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी उसकी फोकस है। वहाँ पे आप f इज इक्वल टू √a1 a2 इस फार्मूलों के न्यूटन ने दिया था, इसलिए न्यूटन फार्मूला ऑफ लेंसेज हो जाता है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन भी सेम एज द मिरर होता है। जहाँ जैसे वहाँ पे बस क्या डिफरेंस है? मिरर के लिए -v/u होता था, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या बनता था? एक इधर बनता था, दोनों जो है दोनों हमारे जो इमेज और वो दोनों किधर ही बनते थे? लेफ्ट साइड में बनते थे, इसलिए वहाँ पे -v/u होता था। यहाँ पे जो है एक जो है राइट साइड में बनता है, एक लेफ्ट साइड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -v/u ना हो करके v/u हो जाता है। और साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और या तो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v/u या I/o। उसके बाद क्या होता है? लेंसेज से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं, हमने सरफेस से पढ़ा। अब लेंसेज से रिलेटेड जो कुछ फिनोमिना होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ छूटा कुछ नहीं। अब आप देखेंगे लेंसेज से रिलेटेड जो कुछ फिनोमिना है क्या क्या होते हैं। जब हम किसी लेंस को लिक्विड में डाल देते हैं तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है? जब हम लिक्विड में डालेंगे तो उसके हम देखेंगे कि फोकस में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोकस में क्या डिफरेंस आया? μRg -1/1/r1 -1/r2। यहाँ पे r1 r2 क्या है? रेडियस ऑफ द
सरफेस है, मतलब दो सरफेस होते हैं, तो पहला का सरफेस और दूसरे का सरफेस, और जब उसे हम लिक्विड में डालते हैं तो वो उसके अपोन सबसे पहली चीज़ तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो लेंस का जो बिहेवियर होगा वो अलग हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तब भी लेंस का बिहेवियर अलग हो जाएगा, और अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो भी अलग हो जाएगा। जैसे आपने जिस जिस मटेरियल का वो है, जिस मटेरियल से बना हुआ लेंस है, अगर उसी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में आप उसे डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो कैसे किस तरह बिहेव करने लगेगा, वो एक प्लेन सरफेस की, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इस तरीके से आपको उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और दूसरा क्या है, कटिंग ऑफ अ लेंस। आप लेंस को काटते हैं तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। जब आप उसे सिमेट्रिकली काटते हैं, मतलब कि लेंस ऐसे है उसे आप ऐसे काट देते हैं, तो आप देखेंगे कि लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू टू पार्ट्स, आपको दो पार्ट में दिख जाएगा ऑप्टिकल एक्सिस के। देन फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा है तो वो फिर कैसा हो जाएगा, ऐसा और ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज अगेन एफ। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो फिर एफ हो जाएगा, और उसके पहले ये 2f हो जाता है। और जब ये इफ सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कट इनटू टू पार्ट्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, जब आप उसे बीच से काटते हैं, ऐसे काटते हैं, तो उसका जो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा एट एफ इफ दीज टू पार्ट्स आर ज्वाइन विद कर्व इंड्स ऑन द साइड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f/2, बट ऑन ज्वाइनिंग टू पार्ट्स इन अपोजिट सेंस द नेट फोकल लेंथ बिकम इन्फिनिटिव और नेट पावर इज इक्वल टू 0। जब आप इसे जैसे आप काटे थे वैसे ही ऐड करेंगे, आप जैसे इसको बीच से तो काट दिए, ये एफ था, और इसको बीच से काट दिए तो भी दोनों का एफ रहेगा। अब आप इसको बीच से जो काटे इसको और इस पार्ट को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, f/2। जब आप इसे उल्टा करके ऐड कर देंगे तो आपको क्या, इन्फिनिटी देखने को मिलेगी उसकी फोकस। अब आज का लास्ट पार्ट जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। किसी भी थिन लेंसेज, पतले लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें हमारे फोकल लेंथ में और पावर में क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। इफ 2 or more lenses are placed in contact, then equivalent focal length of combination। जब दो या दो से अधिक फोकल लेंथ ऐड किए जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, जो कॉम्बिनेशन जो टोटल फोकल लेंथ क्या आ जाता है, 1/f इज इक्वल टू तो ये क्या हो जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। या तो आप ऐसे 3 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो वो उसमें ऐड होता जाएगा, मतलब कि 1 से n सिमेशन fi। ये होता है उसका लेंसेज का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। जब आप उसके पावर को देखेंगे तो वो डायरेक्टली हो जाता है, वो 1/, में नहीं, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 होता जाता है। तो इस तरीके से इसका पावर आता है। जब दो लेंस जो हैं, टू lenses of focal length f1 and f2 are separated by a distance x, then its equivalent, मतलब कि जब दोनों पास में थे, दोनों ऐसे सटे हुए थे, तब तो आपका ये आया फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब वो कुछ डिस्टेंस पे, मतलब कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इसके बीच की डिस्टेंस x है, तब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 f2 हो जाएगी। दो होंगे तो 3 होंगे, 3 तो होंगे नहीं, क्योंकि फिर इसकी हो जाएगी, तो आप 2 करके निकालेंगे इसका, फिर यहाँ जो टोटल आएगा इसका, फिर ऐसे आप निकालेंगे, क्योंकि ये 2 के बीच में ही वैलिड होता है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस x, P1 P2 x जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्टिक्स पार्ट को अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने ये देखा। अब कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन आईज, वो भी ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड है। तो कल का भी टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और आप आगे बताइएगा। तो कल हमारा एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देंगे। क्वेश्चन क्या था, आप लोगों को याद होगा कि कल के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो आप देखिए, स्टार्टिंग में ही पूछा था कि किसी कमरे में क्या है, 9 बच्चे हैं। किसी कमरे में एक माँ के 9 बच्चे हैं और उनमें से जो आधे हैं वो बॉयज़ हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि कमरे में एक माँ है, 9 बच्चे हैं, टोटल मेंबर कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनमें से फिर 5 बॉयज़ हो गए, 4 गर्ल्स हो गई और एक उनकी माँ जो हो गई वो भी एक तरीके से गर्ल्स हैं। तो क्वेश्चन क्या था, इन अ रूम अ मदर हैज 9 children, then how it is possible that half of them are boys। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 9 बच्चे एक माँ को लेकर के टोटल मेंबर 10 हो गए। तो 10 से 10 का आधा 5 बॉयज़ हो गए, 4 उनकी बेटी हो गई, एक माँ को मिला करके जो है 5 वहाँ पे गर्ल्स हो गई। तो ये इसका आंसर था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आंसर अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।